छोटी ननद का हिस्सा। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंद्र से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंद्र के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंद्र ने रचना से बात की। रचना, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहां जाकर रहना सही होगा? आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी। अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं, तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा, आगे वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। दीदी, कब से आपको फोन कर रहा था। आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता था। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ। तू भी भूल जा। दीदी, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई। अब तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चली जाती है। बुआ जी, आप कितने दिनों तक रहेगी? चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है। जब तक मन करेगा रहेगी। चल भाग यहाँ से। अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ। तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त अमर ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? यार क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। तो पता है, यह वही भाई है जो अपने शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है। यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया ना। तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फोन कर माफी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी। बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसीलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। लेकिन वहां तो माँ रहती है। वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। क्या? तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धाश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। मेरे पति ठीक ही कहते थे। मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां
वह सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फोन करके वही बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है। देखा, अपनी बदमाशी का नतीजा अब तू रहेगा और तेरी कर्मों की सजा तेरे बच्चों को भी मिलेगी। रचना, इसे माफ कर, केस वापस ले लो। रविंद्र ने बहुत समझाने पर वह मान जाती है। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लाकर अपने साथ रखो। किशन पुलिस स्टेशन से छूटते ही वृद्धाश्रम जाकर अपनी माँ को वापस घर ले आता है। लेकिन माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया गया था, जिससे वे काफी कमजोर हो गई थी। रचना माँ को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने बस इतना ही कहा, बेटा, देर कर दी तूने। किशन खुद को दोषी मानते हुए माँ की सेवा में लग गया। लेकिन वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसके भीतर अपराध बोध बढ़ने लगा और वह शराब पीने लगा। इधर रचना और रविंद्र वापस अपने घर लौट आए। लेकिन रचना का दिल अशांत था। उसे लग रहा था किशन को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद अचानक किशन का फोन आया। दीदी, दीदी, मुझे बचा लो। रचना और रविंद्र घबराकर तुरंत किशन के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। किशन की पत्नी उसके सारे गहने और पैसे लेकर घर छोड़कर जा चुकी थी। किशन टूट चुका था। उसकी दुकान भी बिक चुकी थी और अब वह पूरी तरह अकेला था। रचना के मन में धुंध था। क्या वह अपने भाई की मदद करे या उसे उसकी करनी की सजा भुगतने दे। किशन अपनी पत्नी के धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। किशन, ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है। तुमने अपनी माँ को ठुकराया, अपनी बहन को धोखा दिया और अब जब तुम्हें खुद धोखा मिला तो तुम्हें दर्द समझ में आ रहा है। किशन सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। अब तुम क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं पता जीजा जी। मेरी दुकान चली गई, मेरा घर उजड़ गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रचना ने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करो। उन्हें फिर से जीवन का सुख देने की कोशिश करो। किशन ने अपनी माँ के पास जाकर उनके पैर छू लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन मैं अब आपकी सेवा करूँगा, आपके लिए सब कुछ करूँगा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंसू बहाने लगी। कुछ महीने बाद रचना और रविंद्र ने धीरे धीरे किशन को फिर से खड़ा करने में मदद की। उन्होंने उसे एक छोटी दुकान खुलवाने में सहायता की। किशन ने भी अपनी आदतें बदल ली और अब पूरी तरह माँ की देखभाल में लग गया था। रचना और रविंद्र जब आखिरी बार माँ से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रचना बेटा, अब मेरा मन शांत है। मेरा बेटा सुधर गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रचना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के थे।